आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे पूरे 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको करना वही होगा कि आप इस वीडियो को ईमानदारी से देखें। क्वेश्चन आने के बाद आपको 4 ऑप्शन भी दिखेगा और आप 2 सेकंड के अंदर अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता देंगे। अपना क्वेश्चन काउंट करते रहिए कितने आपने सही किया। वीडियो जब ख़त्म होगी तो आप ये भी बताएंगे कि आपका स्कोर कितना है। पहला है कि शिवाजी के समय सरनोबात यह एक पद था, इसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है वित्तीय से, स्थानीय से, सैन्य से या फिर न्याय से। देखिए, अगर आपने एक शब्द सुना होगा अष्टप्रधान, मतलब 8 लोगों का एक ग्रुप होता था जो राजा होता है उसको सलाह देता था। ये 8 मंत्री होते थे, जैसे कि इसमें पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है सरनोबात, इनका संबंध था सैन्य प्रशासन से। यानी पहला का अगर आपने डी ट्रिक किया है तब आपका उत्तर सही होगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पे 2 सूची दी गई है। ये पहली सूची है और ये दूसरी सूची। आपको मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। ये हैं आपके विकल्प, तो बताइए तुरंत। देखिए, अगर हम बात करें निजामुद्दीन औलिया की, तो ये निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो ये अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। इसके अलावा अगर बायजीद अंसारी की बात करें तो ये रोशनिया आर्डर के संस्थापक थे। यानी कि अभी तक आपने क्या ट्रिक किया? पहला का सी, दूसरा का डी। अब आप मिलाइए कि कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें पहला का सी कहा गया है, दूसरे का डी कहा गया है। तो ऐसा देखेंगे तो आपको केवल एक ही विकल्प दिखेगा और ये है ऑप्शन नंबर बी। तो परीक्षा में भी आपको यही करना होगा। जहाँ 4 मिलान के लिए दिए गए हों वहाँ पे केवल आप 2 मिलाइए। अगर 2 मिलाने के बाद आपको विकल्प चेक करना है। अगर वैसा और कोई नहीं है तो आप आसानी से अपना उत्तर ट्रिक करके आगे बढ़ पाएंगे। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तुरंत 2 सेकंड में बता दिया करिए। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। ये भी पूछा जा सकता है कि कदम्ब राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गई थी मयूर शर्मन के द्वारा। मयूर शर्मन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? जब हमारे यहाँ मौर्य वंश के शासक अशोक थे उस समय मकदूनिया में राजा कौन था? ये था एंटीगोन गोंटास। एंटीगोन गोंटास। अगला है कि निम्नलिखित में से मनु स्मृति का टीकाकार कौन है? मनु स्मृति। देखिए, मनु स्मृति में बताया गया है कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, या फिर एक तरह से एक कानून बताया गया है पूरे धरती के लिए। तो मनु स्मृति के टीकाकार हैं मेधा तिथि। मेघा कहीं कहीं आपको मिलेगा ये देखने को, मेघा तिथि। इसके अलावा कई लोग थे जैसे कि गोविंद राज ने इस पर टीका लिखा है, कुल्लुक भट्ट ने भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो विकल्प है ये है मेधा तिथि। अगला है 6वां क्वेश्चन कि मांटेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? 2 प्रस्ताव पूछे जाते हैं। एक है मांटेगू चेम्सफोर्ड जो कि आया था 1919 में, और एक दूसरा है मार्ले मिंटो जो कि आया था 1909 में। तो ये 2 रिफॉर्म बहुत बार पूछे गए हैं। तो जो मांटेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव था ये था संवैधानिक सुधार के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का शुरुआत किया? बताएं। पहले तो आप ये जानिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था 1942 में और डेट था 9 अगस्त 1942। मुंबई से शुरू हुआ था और यहाँ पे रेडियो की बात की गई है, कांग्रेस रेडियो। तो इसका प्रसारण किया था उषा मेहता ने। उषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। काफ़ी विरोध हुआ। लाला लाजपत राय इसी का विरोध कर रहे थे तो उनको पुलिस के लाठीचार्ज में मार दिया गया। तो साइमन कमीशन में कोई इंडियन ना हो इसको रखने का जो सुझाव था ये था लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन ने इसे साइमन कमीशन के साथ साथ व्हाइट मैन कमीशन भी कहा। व्हाइट मैन मतलब कि श्वेत, और श्वेत होते हैं अंग्रेज, तो अंग्रेजों का कमीशन भी कहा था।
और इसी के कहने पे यहाँ पे इसमें कोई भी इंडियन नहीं रखा गया। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? किसने किया था? तो इनका नाम है सूर्य सेन। ठीक है, चटगांव आर्मरी जो कांड है ये हुआ था 1930 में। डेट की बात करें तो 18 अप्रैल 1930। अगला है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन नहीं है? मतलब कि 4 में से 3 होगा, 1 नहीं होगा, तो आपको बता देना है कि जो नहीं है वो कौन है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, बिल्कुल सही। 88 का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, बिल्कुल सही। 90 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल सही। और 92 का जो अधिवेशन है ये बम्बई में नहीं हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है। तो ये सही है। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरे जो भी महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है 20-25 है, उनकी संख्या लगभग, इनको याद रखना होगा। गांधी जी कब बनाए गए? 1924 में। कहाँ पे बनाए गए? बेलगांव अधिवेशन में। तो ये सारे ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे ही जाते हैं। सबसे अधिक ऊंचाई के बादल कौन होते हैं? बताएं। ये हैं विकल्प। अगर आपको वीडियो में क्वालिटी से कोई शिकायत है तो मोबाइल यूजर हैं तो 3 डॉट के बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पे हाई क्वालिटी को सिलेक्ट करिए। अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूजर हैं तो नीचे आपको क्वालिटी का बटन मिलता है। ये वीडियो फुल HD में अपलोड की गई है। तो यहाँ पे जो सबसे ऊंचाई की बात की गई है ये होते हैं पच्छाब मेघ, और इनकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 6000 से लेकर के 12000 मीटर तक। क्वेश्चन है 12वां की पर्यावरणीय कुंजेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध बताता है। इस पर्यावरणीय कुजन नेट्स वक्र का आकार किस तरह का होता है? बताएं। ये होता है उल्टा U आकार का। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 सूची दी गई है। ये 13वां नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में आपको परमाणु विद्युत संयंत्र दिख रहे हैं और यहाँ पे स्टेट आपको मिलाना होगा कि कौन कहाँ पे है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें काकरा पार की तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ठीक है। कैगा, कैगा कहाँ पे है? तो कैगा है कर्नाटक में। रावत भाटा कहाँ पर है? रावत भाटा है राजस्थान में। नरोरा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। अब हमने क्या ट्रिक किया है? ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। देखिए ये किसमें सही है? तो ऐसा केवल आपको एक ही जगह देखने को मिलेगा और यह है ऑप्शन नंबर डी। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। मतलब जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये कहाँ पर अवस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए आप बताइए किस प्रदेश में है, क्या बता पाएंगे? अगर आपको ऑप्शन दे दे तो आंध्र प्रदेश, इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। बताइए श्रीहरिकोटा द्वीप है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के पास। चूँकि बाद में टेबल वाले क्वेश्चन भी आने हैं इसलिए इधर से आपको थोड़ी स्पीड बना के चलनी होगी। ये 100 क्वेश्चनों को हमको लगभग 1 से सवा घंटे में कवर करना है, तो थोड़ी स्पीड बना के आप अपना उत्तर कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन है यहाँ पे सूची वाला, यहाँ पे टेबल 1 है और यहाँ पे टेबल 2 है। यहाँ पे फसलों के संस्थान है और ये जगह है, तो मिलाना है आपको। यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ठीक है, ये पहला वाला, ये कहाँ पर स्थित है? ये है वाराणसी में। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेसल्स रिसर्च, मतलब दलहन वाला, तो दलहन वाला है कानपुर में। अब देखिए हमने क्या ट्रिक किया, पहला का तीसरा, बी का पहला। देखिए किस में ऐसा हुआ है जहाँ पे 3 के बाद पहला आया हो, ये केवल और केवल है ऑप्शन नंबर डी में। परीक्षा में आपको यही करना होगा, चारों मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16वां है कि किस वायु वर्ग के जनसंख्या को जनयांत्रिकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? किस उम्र के लोगों को? ये होता है 15 से 60 वाले। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की स्वाधार योजना क्या है? स्वाधार योजना क्या है? आपको बता दें कि ये केंद्र सरकार की योजना है और 2002 में लाई गई थी। इसका जो मंत्रालय है ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
और ये योजना उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो कि कठिन परिस्थितियों में है, और ज़रूरतमंद महिलाएं, लड़कियों के रहने खाने देखभाल का इसमें बनाया गया है। इसमें स्वाधार गृह बनाए जाते हैं। तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सरकार की मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेक इन इंडिया आप जानते ही होंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो में 70 प्लस करते हैं सही, तो समझिए कि आपका पीईटी की तैयारी अच्छी है। बस आपको ये करना है कि आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट देने होंगे, चाहे आप इस तरह वीडियो के फॉर्मेट में दीजिए, ऑनलाइन दीजिए, फ्री वाला, पेड वाला। अगर आप फ्री वाला देना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ जाकर दे पाएंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट पता होना चाहिए। जैसे कि मेक इन इंडिया का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि शुरू कब हुआ, 2014 में 25 सितंबर। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी सामानों का निर्माण हो, खास करके चाहे वो देसी कंपनी बनाए, विदेशी कंपनी बनाए, इससे मतलब नहीं है, ये भारत में बनाए, ठीक है। तो ये है मेक इन इंडिया। और अगर आप विकल्प देखेंगे तो ये है कि वस्तु निर्माण का केंद्र बनना। प्रोफेसर पीसी महालबोनिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, इनको जाना जाता है 1956 में इनकी एक योजना आई थी, और ये थी द्वितीय योजना। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ तो पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसका टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक। और इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम दिया गया महालबोनिस मॉडल। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सरकार या फिर आरबीआई के द्वारा किए जाने वाला सबसे अधिक संभावित उपाय नहीं है? मतलब अगर रुपए की वैल्यू गिर रही है, जैसे कि कभी कभी आप देखेंगे कि $1 की वैल्यू है 72 रुपये, कभी आप देखेंगे कि $1 की वैल्यू है 80 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रुपए की वैल्यू गिरी है, क्योंकि पहले आप 72 रुपये लेकर जाते थे और आपको $1 मिल जाता था, लेकिन अब आपको 80 रुपये लेकर जाना है तब $1 मिलेगा। तो डॉलर तो वही है, आपको रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, यानी रुपए की वैल्यू बढ़ी है, कम हुई है। तो इस तरह जब रुपए की वैल्यू कम हो रही हो तो उसको रोकने के लिए सरकार या फिर आरबीआई इनमें से कौन सा कदम नहीं ले सकती है? तो वह एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण नहीं कर सकती है। ये पूरा इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। कई सवाल की जिला आयोजन समिति में निर्वाचित एवं पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 20 और 3। निर्वाचित होते हैं 20, पदेन होते हैं 3। सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे दिया है, अब हम चाहते हैं कि उसको कोर्ट रिवाइज करे, तो किस आर्टिकल में हमको ये पावर मिलता है कि उस आर्टिकल के थ्रू हम कोर्ट से बात करें? ये मिलता है आर्टिकल 137, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कितने बार की गई है? देखिए, भले वीडियो प्रीमियर है या फिर जब आप देख रहे हैं तो ये अपलोड हो चुकी है, फिर भी आपका जो भी सुझाव होगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सुझाव को जरूर इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे कहा गया है वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, देखिए भारत में आपातकाल 3 तरह के होते हैं, 352, 356 और 360। ठीक है, 352 मतलब कि क्या होता है, आपातकाल के बारे में आप जानते ही हैं, जैसे कि कभी बाहरी आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ तो उस समय लगाया जाता है। 356 लगता है राज्यों में, जो राष्ट्रपति शासन आप देखते हैं। 360 है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के आधारभूत है? कौन? ये हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन होगा, कहाँ से लिया गया है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए टेबल 1 है जिसमें विषय दिए गए हैं, टेबल 2 है जिसमें अनुच्छेद दिए गए हैं। आपको मिलान करना है कि किससे में क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन की। तो निर्वाचन आपका 324 से लेकर 329 में है, यानी कि ए वाले का तीसरा हो जाएगा, ए वाले का तीसरा।
ये आपको क्लियर पता हो गया कि ए वाले का तीसरा है, तो आप देख सकते हैं कि विकल्प कौन है जिसमें ए का तीसरा है। ऐसा केवल एक ही है और आप आसानी से ट्रिक करके आगे बढ़ पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि जो संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध होता है ये 369 से 392 में होता है। जो भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात करता है ये करता है 301 से 307 के बीच में। और संघ और राज्यों के बीच में विधायी जो संबंध होता है ये होता है 245 से लेकर के 255 के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो ये है कि सिलिकोसिस क्या है। सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस भैया एक बीमारी है फेफड़े की और शीशे जैसे संक्रमण होता है, इसीलिए इसका नाम सिलिकोसिस होता है। ये अक्सर उनको होता है जो मजदूर शीशे की फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और ये 27वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एंजाइम क्या है। एंजाइम एक क्या है, बस यही बताना है आपको। तो देखिए एंजाइम की बात करें तो ये एक बायो उत्प्रेरक होता है, ठीक है। और प्रोटीन को, एक तरह का प्रोटीन है और इसका प्रयोग जो शब्द आया है 1878 में पहली बार ये आया था। यहाँ पे देखिए बताना है कि कौन सही मिलाया नहीं गया है, पदार्थ है और उनके उपयोग हैं। किस पदार्थ से क्या होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड से क्या होता है, फोटोग्राफी होती है, ठीक है, फोटोग्राफी। सिल्वर आयोडाइड से क्या होता है, कृत्रिम वसा कराई जाती है। लिथियम बाइकार्बोनेट से क्या होता है, गठिया का उपचार कराया जाता है। दुधिया मैग्नीशिया क्या होती है, प्रियम्ल होता है। यानी कि जो पहला वाला है यही गलत था। क्वेश्चन के अनुसार जो गलत है उसी को आपको सही बताना है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यहाँ पे टेबल 1 है, टेबल 2 है। प्राकृतिक में प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं और उनमें उपस्थित तत्व हैं। बताइए तुरंत। हीरा में क्या होता है, कार्बन होता है। संगमरमर में क्या होता है, कैल्शियम होता है। रेत में क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और रूबी में क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। आपने क्या मिलान किया है, ए का 4, उसके बाद बी का 1। देखिए ए का 4 और बी का 1 केवल एक ही जगह है और यह है ऑप्शन नंबर डी। आप ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों। जैसे ये बोतल है, इसमें हमने पूरा एकदम मुंह तक पानी भर लिया और उसको लॉक कर दिया, तो हमने पानी भरा था तब तक बोतल में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब ये पानी जमने लगा तो ये बोतल चूँकि पूरी तरह से सील है, बंद है, तो ये फट जाती है। क्यों फट जाती है, यही आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए चूँकि पूरे 100 क्वेश्चन कवर करने हैं इसलिए हम थोड़ा स्पीड लेकर कवर कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बता दिया करिए। इसका आसान सा उत्तर है कि जब पानी जमता है तो फैलता है। मैथ के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पे आपको देखना होगा कि 7/11 इसका दशमलव रूप क्या होगा। 7/11 कितना आसान क्वेश्चन है, इसको हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। करिए आप भी। देखिए बार बार यही इसी तरह रिपीट हो रहा है, मतलब कि 6-3 6-3 6-3 6-3 6-3, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.63 और एक बार लगा देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ये तो हो गया। बढ़ते हैं आगे और ये 32वां क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 20 जोड़ दिया जाए तो वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुणा करके 4 घटाने पर मिलता है। मतलब ऐसी संख्या है जिसको अगर दोगुना करके और 20 जोड़ दें तो वही उत्तर मिलेगा। मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो उस संख्या को दोगुना करेंगे 2x हो जाएगा। 20 जोड़ देंगे तो क्या उत्तर मिलता है, उस संख्या को 8 गुना करने पर, यानी संख्या है x, यानी कि 8 गुना करने पर और गुणनफल में से 4 घटाने पर, मतलब कि ये इतना जो निकलेगा यही उतने के बराबर होगा। बस आप देखिए अभी इसको हल करना है और ये आसान हो जाएगा। 2x को इधर ले जाइए, 4 को इधर लाइए, 4 को लाएंगे 24 हो जाएगा, 2x को ले जाएंगे 6x हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यही आपका उत्तर है।
कितना आसान क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 का पावर 34 प्लस 3 का पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह बताएं करना क्या होगा आपको। यहाँ से 3 का पावर 34 को ले लेना है बाहर, 3 बच जाएगा। जब 3 बच जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 4, 3 1 4, यानी कि क्या हो गया, अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा क्लीन करके लिखें तो ये हो जाएगा √4 × 3 34। ठीक है, अब आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 2, 4 को हमने लिख दिया, और जो 3 का पावर 34 है इसको 3 का पावर 17 × 3 का पावर 17 लिख सकते हैं। 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से 1 3 का पावर 17 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 का पावर 17। ऐसा केवल एक ही विकल्प में है और ये है तीसरा। तो इतनी आसानी से आप इसे लगा सकते हैं, ये कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको बता दें कि मैथ में जो 5 क्वेश्चन पूछने हैं ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होगा। दिक्कत आपको मैथ में एक ही जगह आएगी, टेबल वाले में। लास्ट में 2 टेबल 3 टेबल दे सकता है, तो वहीं पे दिक्कत आनी है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत 52 है। जब 11 पारी खेल चुका है तो उस समय उसका जो औसत स्कोर है 52 है, यानी कि जब 11 पारी में कुल रन उसका निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 52। 11 पारी में टोटल रन तो कितना बन जाएगा 52 × 11। अब 52 × 11 हो गया तो इसका दीजिए कितना आता है, 11 दूनी 22, 2 हो गया, और 11 5 55 और 2 57 हो गया। ठीक है, अब कहा गया है, आप भी हल करते रहिए, अगर हमसे आपका पहले उत्तर आता है तो कमेंट करके बताइएगा। अब कह रहा है कि 13वीं पारी में, मतलब 13 पारी के बाद औसत बढ़ करके 54 हो गया है, यानी कि अगर 13 पारी की बात हम कर लेते हैं टोटल रन की तो क्या होता 54 × 13 हो जाता, 13 चौक 52, 2 और ये हो जाएगा 70, 702। अब कह रहा है कि यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए हैं तो 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे। यहाँ पे 11 पारियों का टोटल रन 572 है, 13 पारियों का टोटल रन 702 है, यानी कि 12वीं और 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे, ये करने के लिए आपको 702 में से 572 घटाना पड़ेगा। जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 3 130। ठीक है, अब प्रश्न में कहा दिया गया है कि 12वीं पारी में वो जितना बनाता है, मान लीजिए कि 8 रन बनाता है, और 13वीं पारी में उससे 16 रन अधिक बनाता है, और इन दोनों को जोड़ करके कितना है 130। समझ में आया होगा, 2R हो गया, और 130 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा 114, R की वैल्यू हो जाएगी 57। ठीक है, तो पूछा गया है कि 12वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 57 रन। यही पूछा गया होता है कि 13वीं पारी में कितने रन बनाए, तो 57 में हम 16 ऐड कर देते, ये आपका उत्तर आता। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी, बताएं। देखिए, इतने परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज लिखा है ना, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, यानी कि जब वो 100 दवाओं की जांच कर रहा है तो उसमें से 0.05 दवाओं को गलत बता देता है। जैसे कि जब 100 टेस्ट किया तो कहा कि इतने गलत हैं, इसका तो मतलब यही है ना। अब कह रहा है कि 4 दवाओं को खारिज करने पर कितना वो लगेगा, तो 100 को करने में 0.05 बताता है, तो 4 को करने में कितना बताएगा यही आपको बता देना है। ये हो जाएगा 400 × 100, 100 इसलिए किए हैं ताकि इसको हम बाहर निकाल सके, और इसे करेंगे तो हो जाएगा 80, और 80 का 100 में गुणा करेंगे तो 8000। ये आपका उत्तर है। जो भी मैथ का क्वेश्चन आपको समझ में ना आए
वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, समझ में आ जाएगा, उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, ये किसकी रचना है? ये एक नाटक है, और जो इसके रचनाकार हैं उनके और कई सारे नाटक, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। सही उत्तर है मोहन राकेश। जमीन आसमान एक करना, ये मुहावरा, इसका अर्थ बताइए। मतलब आपको पीईटी निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर देना होगा, घोर प्रयत्न करना होगा, तभी पीईटी निकलेगा, क्योंकि 25 लाख से ऊपर कैंडिडेट हैं। गीतांजलि का संधि विच्छेद करिए। गीतांजलि का, देखिए ये भी पूछा जा सकता था कि कौन सी संधि है, तो ये संधि है दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा ये होगा गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि, गीतांजलि। ये स्वर संधि का है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5। हमने बहुत अच्छे से संधि, समास, क्रिया, ये सारे चैप्टर कवर किया है, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, इस वाक्य में एक त्रुटि है और इसका शुद्ध रूप इनमें से कोई एक है। आपको बताना है कि वो शुद्ध रूप कौन है। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, श्रद्धा किया जाता है नहीं, किसी के प्रति श्रद्धा किया नहीं जाता है, किसी के प्रति श्रद्धा रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जो कठिनाई से मिलता है उसको हम कहेंगे दुर्लभ। जो आसानी से मिल जाए सुलभ। ठीक है। जिसे जाना या प्राप्त करना कठिन हो तो इसे हम क्या कहेंगे? दुर्गम। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये घड़ी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। उससे पहले जब हम अपना उत्तर बता दें, घड़ी में शाम के 6:44 हो रहे हैं और आपको बताना है कि जो मिनट और घंटे की सुई है उसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन छोड़ दिया है, ठीक है, तो उस 5 क्वेश्चनों को हम लास्ट में कराएंगे, क्योंकि 40 के बाद आपको सीधे 46 दिख रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। वीडियो के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे, ये सेटल करने में गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, तो इसे हल करिए कि क्या होगा समय। तो या तो इसको आप देख कर हल कर सकते हैं या फिर इसका फार्मूला होता है। पहले फार्मूले से लगाएं तो फार्मूला क्या होता है कि कितना मिनट हो रहा है, तो 44 मिनट, और ये 2/11 कितने बजे? 6 बजे 30 होता है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको बताना है। तो एक तो आप इससे लगा सकते हैं, जैसे कि 44 × 11 कर देंगे बटे 2 कर देंगे बराबर 180 नन थीटा। ठीक है, 44 × 11 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, और 22 का 11 में करेंगे तो 242 और माइनस 180 बराबर है थीटा, यानी थीटा बराबर हो गया 62। एक तो ये फार्मूला है जो फार्मूला होता है मेन वाला, और एक आप फोटो देख के कैसे लगा सकते हैं बड़े आसानी से। 6:44 हो रहा है, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 1 2 4 5 7 8। जब 6 बज रहा होगा तो एक तो घंटे वाली सुई 6 और 7 के बीच में होगी, और 44 रहने का मतलब कि 45 से पहले होगी मिनट वाली सुई। अब अगर आप मान लेते हैं कि ये 9 पे है, मान लेना है चूँकि है नहीं, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? 1 खाना, 2 खाना और ये 3 खाना। ठीक है, यहाँ पर हम मान लिए हैं कि 6 पे है, 3 खाना मतलब कि 1 खाने में 30 डिग्री बनता है, तो 3 खाने में कितना बनेगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो बन गया, लेकिन ये जो घंटे वाली सुई है ये 6 पे तो होगी नहीं, हमने तो 6 मान के गुणा किया है, ये 6 और 7 के बीच में होगी, इनफैक्ट 7 के आसपास होगी। तो ये कितना आगे होगी? तो 44 मिनट में घंटे वाली सुई कितना कोण बनाएगी? 22 डिग्री की। तो पहले तो आप इसमें से 22 डिग्री घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 68 डिग्री। अब यहाँ पे हमने 9 मान के लगाया था, जो ये 9 पे तो होगा नहीं, 9 से 1 मिनट पहले ही है, और 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री की कोण बनाती है, तो उस 6 को भी यहाँ घटा देना है और आपका उत्तर आ जाएगा 62 डिग्री। तो आपको चाहे ऐसे लगाना है चाहे ऐसे लगाना है,
दोनों में से कोई भी तरीका लगा करके आप इसे हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक लाइन दी गई है और उसी के अनुसार आपको उत्तर बताना होगा। एक ये है और इसमें बताना है कि दाईं ओर से 15वें के दाईं ओर 5वां कौन है। तो इसका फार्मूला होता है दाएं मतलब कि राइट से 15वां और इसके दाईं ओर राइट 5वां। ठीक है, राइट के तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आप राइट से 15वां देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया क्यू। और इसके दाएं 5वां 2 3 4 1 2 3 4 5 5वां लेना है, यानी कि आपका उत्तर होगा जी। एक तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, दोनों राइट है तो घटा देंगे, राइट से आपको 10वां निकाल देना होगा। उस तरह भी आप लगा पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 48वां क्वेश्चन है और यहाँ पे एक कथन दिया गया है। अब आपको देखना होगा कि कौन कथन है कौन कारण है। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान चले जाने के लिए शहर से चले गए। गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। अब आपको देखना है कि क्या पहला कारण है, बी उसका रिजल्ट है। इसमें कहा गया है कि बी कारण है, ए उसका रिजल्ट है। इसमें कहा गया है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र किसी कारणों के रिजल्ट हैं, ए और बी कोई कथन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं, लेकिन उतने ज़्यादा रिलेशन में नहीं है, क्योंकि दोनों में अलग अलग कहा गया है। इसमें कहा गया है कि लोग शहर से चले गए, इसमें कहा गया है कि शहर में आ गए, तो दोनों एक दूसरे का विरोधी है। यानी कि ये कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र का कारण है, मतलब गर्मी का ये कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब में से कई सारे लोग होंगे जिनको इस तरह क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। यहाँ बढ़ते हैं, कलाई से रिलेशन में है घड़ी, तो अंगुली से रिलेशन में क्या होगा बताइए। कलाई में घड़ी पहनाई जाती है तो अंगुली में क्या पहनाई जाती होगी, अंगुली में अंगूठी पहनाई जाती है। आसान है। कथन है कि कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। जो पर्यटक स्थल होते हैं वहाँ के जो फुटपाथ होते हैं वहाँ भिखारी ही भिखारी होते हैं। अब कार्रवाई क्या करनी चाहिए, पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देना चाहिए, सरकार को इन भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए। बताइए आपको इनमें से कौन सा कथन सही लग रहा है, क्या करना चाहिए बताइए। देखिए सोच अलग अलग हो सकती है सबकी, लेकिन यहाँ पे सोचते समय आपको एक न्यूट्रल व्यक्ति होकर सोचना पड़ता है। यहाँ पे देखिए पहला जो फुटपाथ है भिखारियों से भरे होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ ताजमहल है, ठीक है। अब इस ताजमहल का नाम सुन करके बाहर से लोग, कई देशों से लोग इस ताजमहल को देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ आए तो क्या देखे, मतलब वो अच्छे से देख नहीं पाए, दोनों तरफ भिखारी एकदम भरे हुए हैं, हमको दे दो हमको दे दो, मतलब कहीं वो चैन से 2 पल भी नहीं बिता पाए। तो इस तरह के भिखारियों के साथ क्या होना चाहिए, उनको पुलिस की मदद से वहाँ से कम दूर कर देना चाहिए। जो भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, यहाँ पे प्रसिद्ध कहा गया है, सारे पर्यटक स्थल से नहीं, प्रसिद्ध से, जो ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा क्वालिटी की हैं। सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर इनको अच्छी जगह कहीं शिफ्ट कर देगी तो वो क्यों यहाँ पे आके भीड़ बढ़ाएंगे। यानी कि दोनों अच्छा है, दोनों का अनुसरण होता है, इसके लिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। केवल आप पहला कर देंगे मतलब भगा देंगे और दूसरा नहीं करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको दोनों करना चाहिए, दोनों अनुसरण करता है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है, तुरंत बताया करिए। ये पहले फुटबॉल का था, बाद में क्रिकेट का हो गया। यह है कहाँ पे, हैदराबाद में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, दिसंबर में होता है, बताएं। 2006 में इसका गठन किया गया था और ये मनाया जाता है हमेशा और हमेशा 10 दिसंबर को। चलिए कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है,
अगर आप हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो हम वहाँ पे अपने कम्युनिटी में रोज़ क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं परीक्षा में। कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आपके लिए क्वेश्चन है, एड्स दिवस बताना है कि एड्स दिवस कब होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं आगे, और यह है 53वां कि मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। मतलब 2018 का ये उस समय का करंट है, मतलब ये पुराना क्वेश्चन सेट किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2018 के मुताबिक किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। सही उत्तर होगा कर्नाटक। यहाँ पे निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। जैसे कि ओजोन होता है, ओजोन परत जो होती है, जो कि धरती को पराबैंगनी किरणों से बचाती है, उसमें छेद बन जाता है, और ये छेद बनाया जाता है CFC के द्वारा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए तुरंत। यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन बताइए? अमेरिका, रूस, इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके अलावा 10 लोग अस्थायी होते हैं, जो कि 2-2 साल के लिए बनाए जाते हैं। इन विकल्पों में से कौन सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? अवरोही माने घटते हुए। तो सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि। तो देखिए बृहस्पति किसमें सबसे पहले किया गया है, तो जहाँ बृहस्पति सबसे पहले होगा वहीं चांसेस है कि सही हो। इसके अलावा शनि के बाद आता है अरुण, मतलब यूरेनस, ठीक है। अरुण के बाद आता है वरुण, उसके बाद आती है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी के बाद सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे छोटा अगर आप देखेंगे तो बुध इसमें है और इसमें है। मंगल, पृथ्वी, यानी कि यही वाला तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, पहला नहीं सही है। किसको विधानसभा को खत्म करने की शक्ति होती है, किसके पास? ये होती है राज्यपाल के पास। मुख्यमंत्री के सलाह पर ये ऐसा कर सकते हैं। जो विक्टोरिया पार्क है, अब इसे जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? 2 सेकंड बस, और ये है मेरठ में। यहाँ पे अमेरिकी जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, यहाँ पे जो बाइडन अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के हैं। आपको इन तीनों में से बताना है कि कौन सही है। देखिए ये 45वें राष्ट्रपति नहीं है, ये 46वें राष्ट्रपति हैं, यानी कि पहला गलत हो गया। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं, ये तो सही है। और ये रिपब्लिकन पार्टी के नहीं है, ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के थे। इनकी जो पार्टी है यह है डेमोक्रेट्स। इंडिया जैसे वहाँ पे ज़्यादा पार्टियाँ नहीं है, वहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट 2 ही हैं। तो रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप थे और ये है डेमोक्रेट से। TRAC इंटरनेशनल के द्वारा हाल ही में व्यापार में रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची 2020 जारी की गई है। इसमें भारत का रैंक कौन सा है? इसमें भारत का रैंक है 77वां, ठीक है। 2019 में थी 78वां, अब हो गई है 77वां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 दिया है? 6 श्रेणियों में ये दिया जाता है और ये मिला है बिहार को। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में पहली किसान रेल को झंडी दिखा करके रवाना किया था। पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? चलिए आपके लिए हिंट है डीडी। दाऊद इब्राहिम वाला डी नहीं, ये डीडी है। देवलाली से दानापुर, देवलाली महाराष्ट्र, दानापुर मतलब बिहार। आरबीआई ने धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस को अब वर्ष के
सभी दिन यानी 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। आरटीजीएस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है इनमें से? पहला कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट है, तो ये इसका जो फुल फॉर्म है ये गलत है। आरटीजीएस से कम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है, बिल्कुल सही। और आरटीजीएस प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि बी और सी, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा सही है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सबसे पहले टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 15 जनवरी 2021 से इस टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। टीकाकरण के दौरान कोविडशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके की 2 डोज दिया जाता है। टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है। ये 2021 में नहीं शुरू हुई थी, ये अप्रैल में शुरू हुई है। इंडिया की बात हो रही है। कोवैक्सीन और कोविडशील्ड 2 ही हैं इंडियन, बाद में स्पुतनिक या फिर और जो बाहरी वैक्सीन है वो बाद में आई। पहले यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों को लगा, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। उस न्यायमूर्ति का नाम बताइए जो कि जनवरी 2021 में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी बीसीसीसी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। इनका नाम है गीता मित्तल। गीता मित्तल। जनवरी 2021 में जकार्ता में एशियन सचिवालय में भारत अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया है? करंट का क्वेश्चन है। इस समय अगर 1-2 महीने में पेपर होगा तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही उत्तर है जयंत एन खोबरागड़े। जयंत एन खोबरागड़े इंडोनेशिया का जो जकार्ता शहर है वहाँ पे एशियन सचिवालय में भारत के ये राजदूत होंगे। यहाँ पे तूफान आया था तौकते, इसका नाम किस देश ने दिया था? तौकते, इसका नाम दिया गया था म्यांमार के द्वारा। आम बजट 21-22 में मित्र योजना शुरू किए जाने की बात कही गई है। ये योजना किससे संबंधित है? देखिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, फिर भी आपको बने रहना है। अगर आप सारे क्वेश्चनों को देखते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, या फिर ये पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है। तो यहाँ पे की गई है जो मित्र योजना की बात, ये वैश्विक स्तर पे वस्त्र उद्योग के बारे में, प्रतिस्पर्धी बनाने के बारे में की गई है। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का केंद्र विषय क्या है? ये होगा जुलाई में 2021। और इसका केंद्रीय विषय क्या होगा, मतलब कहाँ पे होगा ये? बांग्लादेश। हाल ही में फरवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह। जय शाह BCCI है इसके अध्यक्ष हैं, और अब वो ACC के भी अध्यक्ष हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह। यहाँ पे देखिए 71 से लेकर 75 को इसी को पढ़ के उत्तर देना है। 71 वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए यह तो एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। अगर आपने देखा हो पिछला वाला तो इसी तरह का उसमें भी टेबल था। पश्चात शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव में आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्यकुल की शिक्षा के प्रति प्राचीन समय में किया जाता था, आज की यह लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों और कॉलेजों के लिए ये हास्य का विषय बन गया है। यदि इस समय कोई ऐसा करेगा तो उसको बुद्धू कहा जाता है। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? पहला क्वेश्चन,
राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि चरित्र निर्माण किया जाए। जनतंत्र के लिए लाभकारी क्या हो सकता है? जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, क्योंकि इससे ही राष्ट्र का विकास होता है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण बनाना, पहला वाला। अप्रगतिशील रूप से मजाक उड़ाया जाता है किसका? जो कि भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। बढ़ते हैं आगे। अगला फिर से एक टेबल है और इसी पे आधारित क्वेश्चनों को आपको पढ़ के देना होगा। 76 से लेके 80 तक के क्वेश्चन को, ये 76 है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हो और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पे आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृति, परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उससे वंचित रहकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन प्रभाव से ही दूर होते जा रहे हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी अनजाने और अजीब से लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो यह एक पूरा चैप्टर है, मतलब कि टेबल है, अवतरण है। अब इससे आपको इसका उत्तर देना है। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए, क्यों? बताइए। क्योंकि सामाजिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है। 77 नंबर है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, इसका उत्तर होगा भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, इसलिए होना चाहिए। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, बताइए कैसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है? यह है भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? बताइए। यह हो सकता है हमारी शिक्षा, माध्यम और पाठ्यक्रम, क्योंकि इसी के बारे में बात हुई है। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम विदेशी चश्मे लगा करके अपने लोगों को देखते हैं और इसीलिए हमको अपने लोग भी पराये लगने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हमें राष्ट्रीय संस्कृति परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। भारतीय नव्य समाज शास्त्र से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए यहाँ पे जो टेबल वाले क्वेश्चन है ये आ चुके हैं और 81 से लेके 85 तक आपको इन्हीं को पढ़ के देना होगा। इसमें हुआ क्या है कि 2008 से लेकर के 16 तक में 2 ब्रांड बेची गई हैं, 2 ब्रांड की कार, ए और बी। ठीक है, ए और बी ब्रांड की कारें बेची गई हैं, जिसमें पहले आपको ए वाला दिख रहा है, ये वाला ब्लैंक वाला, और उसके साइड में ये बी वाला है। ये कुल मिला के 8 साल का दिया गया है। अब आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रांड ए के लिए 2015 में बेची गई कारों की संख्या 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितने % की कमी हुई है। 2015 की पहले बात की गई है, तो 2015 में ब्रांड ए ने बेचा है 500 कार और 2014 में ब्रांड ए ने कितना बेचा है? 750 कार। पूछ रहा है कि 2015 में कितना कम बिका, तो कितना कम बिका घटाइए, 250 कम बिका। बेस किसको मानना है? बेस उसको मानना है जिससे हम तुलना कर रहे हैं, यानी कि 750 से, और गुणे 100, यही आपका उत्तर होगा। लगभग 33, सही 1/3 यानी कि 33.33। ऑप्शन नंबर डी। कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है? कितने वर्षों में? देखिए, अगर आप देखेंगे तो
बी से अधिक हैं ए वाले की, तो एक यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है, और इसके अलावा एक बार यहाँ पे आपको दिखेगा, यानी कि सही उत्तर होगा दूसरा। ऐसा ये दोनों ईयर हैं जिसमें जो बी वाली कार हैं वो कम बिकी हैं ए वाली की अपेक्षा। 2008 से 16 तक किस वर्ष में ब्रांड ए तथा ब्रांड बी की संयोजित बिक्री सबसे अधिक रही है, सबसे अधिक? तो इस तरह के क्वेश्चनों को हल करने का बस एक ही तरीका है कि आप ऑप्शन से हल करिए। जैसे कि जो इस तरह आप हल करेंगे तो पूरा हल करना पड़ेगा 8 साल का, ऑप्शन से हल करेंगे तो 4 साल में हो जाएगा। तो पहले 2008 का निकालते हैं। 2008 में ए और बी में कितने बिक्री हुई है? तो 2008 में 1050 ये बिक्री हुआ है और 1720 ये बिक्री हुआ है। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2770। फिर 2009 में चेक कर लीजिए, क्योंकि ये विकल्प में दिया गया है यहाँ पे। 2009 में आप देखेंगे कि 1150 ये है और 1840 ये है, ये हो गया 2990। फिर 2012 दिया है तो 2012 में निकाल लेते हैं। 2012 में ये है 1250 यहाँ पे, और ये है 1520, यानी कि हो जाएगा 2770। 2016 चेक कर लीजिए। 2016 में आप चेक करेंगे तो 1150 धन 850 यानी कि 2000। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किस में सबसे अधिक है? तो ये है 2009 में, और ये है ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान क्वेश्चन था। 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री 16 में हुई कुल बिक्री का कितना परसेंटेज है? 2015 में 2015 में कितनी बिक्री हुई पहले तो आप ये निकालिए। 2015 में कहाँ गया, 500 बिक्री हुई है इसमें, और ये 1150, टोटल मिला के 1650 बिक्री हुई है, ठीक है। और 2016 में देखिए 1150 धन 850 यानी कि 2000। अब कह रहा है कितना परसेंटेज है, तो 1650 को ऊपर रखेंगे, 2000 को नीचे कर देंगे। ये तो मैथ का बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 165/2 यानी कि 82.5। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ब्रांड ए 2014 में बेची गई कारों की संख्या 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितने परसेंट की कमी हुई है? मतलब 2008 में ब्रांड ए ने 1050 कार बेची थी और 2014 में 750 कारें। तो कह रहा है कि कितना कम कारें बिकी हैं, यही आपसे बताना है। कितना कम है, कितना कम है? तो 300 है। परसेंटेज निकालना है, 1050 से भाग दे देंगे, गुणे 100 कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, और कुल मिला के 5 1 6, तो 3 से करिए तो 100 हो गया। ये 3 3 के 9, 3 5 15, तो हो गया 1000/35। जब 1000/35 होगा तो ये आपका हो जाएगा, अगर इसको इस तरह रखें तो 2 ये हो जाएगा और 7 ये, यानी कि 2/7 गुणे 100। अब इसको आप निकालेंगे तो हो जाएगा 28.57, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होंगे, थोड़े बड़े दिखेंगे, आपका टाइम लेंगे, आपको परेशान करेंगे। यहाँ पे 86 से 90 तक के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, और इसमें क्या है कि इस टेबल को पढ़ करके इन 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। यहाँ पे 2 कंपनियाँ हैं, ए और बी, और दोनों का जुलाई से लेकर के दिसंबर तक में जो बिक्री हुई है उसको करोड़ में दर्शाया गया है। 86 क्वेश्चन है कि नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री से कितना अधिक है? नवंबर में एक है 105 और एक है 100, कितना अधिक है? बस यही बता देना। अरे 100 है और 105 है तो कितना अधिक है? 5 है, क्योंकि हम किसी भी संख्या का परसेंटेज 100 पर निकालते हैं और यहाँ पे तो 100 दिया ही गया है, यानी कि 5 है। वैसे नहीं पता चल रहा है तो 5/100 गुणे 100 कर दीजिए, 100 से 100 कट गया, 5 उत्तर आ गया। किन 2 महीनों में कंपनी बी की बिक्री समान रही है? कंपनी बी की बिक्री किन 2 महीनों में समान रही है? बताइए। ये तो देख के बताना है, काफ़ी आसान है।
ये है दोनों, सितंबर और अक्टूबर। दिए गए 6 महीनों में कंपनी बी की औसत बिक्री कितना है करोड़ रुपए में। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, बी वाले को जोड़ करके और 6 से भाग दे देंगे। तो पहले में बी क्या है 110, दूसरे में क्या है 103, तीसरे में क्या है 170, चौथे में 170, 100 और 125। अब औसत निकालना है तो 6 से भाग दे देंगे, बस ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन खुद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम केवल तरीका बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने महीने में कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए की बिक्री से अधिक है, कितने महीने में। बी की बिक्री एक ये है, ठीक है, एक यहाँ अधिक है क्योंकि 130 है तो 170 हो गया है, बढ़ा है, वही बताना है। और यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 बार हुआ है ऐसा। महीना पूछेगा तो सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। जुलाई महीने में कंपनी ए और बी की बिक्री तथा नवंबर महीने में कंपनी ए और बिक्री के कुल योग से कितना अधिक है। बस वही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केवल आपको परेशान किया जा रहा है। अगर आप जुलाई महीने में देखेंगे, जुलाई, तो ए वाले को पहले निकाल लेंगे, ए और बी को जोड़िए। तो ए का है जुलाई में 110, ठीक है, 112 है, 112 है और ये 100 है, 212 हो गया। फिर उसी तरह नवंबर में निकालना है, नवंबर में आप देख लेंगे तो 100 है और 105 है, कितना हो गया 205, कितना अधिक है 7 करोड़। टेबल वाले क्वेश्चन काफ़ी परेशान करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐड करने के पीछे बोर्ड का मकसद केवल और केवल आपका टाइम खराब करना है। तो आपको अधिकतम प्रैक्टिस करनी होगी इस पर। 91 से 95 फिर से टेबल वाले क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो टेबल दिया गया है 2010 से लेके 15 में विद्यालय 2 हैं ए और बी, यहाँ पे जो स्टूडेंट भाग लिए हैं उनको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दी गई अवधि में से विद्यालय ए तथा बी में छात्रों की संख्या के मध्य औसत अंतर कितना है। दी गई अवधि में, पूरे अवधि में। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये, क्योंकि पहले आपको ए का औसत निकालना पड़ेगा, जैसे कि 428, 442, 480, ये सबको करके और आपको भाग देना पड़ेगा किससे, 6 से, क्योंकि ये 6 ही है। फिर बी का आप जोड़ेंगे और इसका निकाल करके दोनों का जो आएगा देखना पड़ेगा कि दोनों में अंतर कितना है, ठीक है, अंतर पूछा है। तो इसी तरह आप करिए, इन सबको जोड़ के 6 से भाग दीजिए, इन सबको छोड़ के 6 से भाग दीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको आपस में घटा देंगे। यहाँ दिया गया है कि दोनों विद्यालयों में छात्रों की संख्या के मध्य अंतर सबसे अधिक कब है, सबसे अधिक कब अंतर हुआ है, यही आपको देखना है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, इसको अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 36। यहाँ आप देखेंगे तो ये हो गया 32। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 57। 13 में अगर आप देखेंगे तो विकल्प देखिए 10, 12, 14, 15, तो बस 14 ही 15 को देखिए। 14 को आप देखेंगे तो हो जाएगा 9 और 15 में आप देखेंगे तो हो जाएगा 2। सबसे अधिक किसमें है, 2012 में। आसानी से ट्रिक हो गया। तो ये केवल सवाल बड़े हैं लेकिन टाइम नहीं लेंगे उतना। यहाँ पे विद्यालय बी की कुल छात्र अंतर्ग्रहण क्षमता 500 है, तो 2015 में बी में कितने % सीटें खाली रह गई थे। 2015 में 450 लोग आए बी में, लेकिन उनके पास 500 लोगों तक के बैठने की व्यवस्था है। तो बताना है कि कितना, तो 50 लोगों को बैठा सकता था, 500 लोगों में गुणे 100, तो कितने % सीटें खाली रह गई, 10%। ऑप्शन नंबर सी। सभी वर्षों में से कितने वर्षों में विद्यालय ए के छात्रों की संख्या विद्यालय बी के छात्रों की औसत संख्या से कम थी। तो फिर से बी का वही औसत निकालना है। बी का पूरा आप औसत निकालिए, 392, 410, 434, 428, 456, इन सबको जोड़ के 6 से भाग दीजिए और जो आपका औसत आएगा
देखना होगा कि कितने बार इस औसत से कम है। तो जो भी आपका उत्तर आएगा आप आसानी से निकाल पाएंगे। यहाँ देखिए ये है 95 कि 2010 और 12 में विद्यालय ए तथा बी में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है 2010 में तथा 12 में। तो पहले 10 का देख लीजिए, 428 है और 392 है। इन दोनों को जोड़िए आपस में, ये हो जाएगा 820 और 2000 कितना निकालना है और 2012 इसमें ये हो जाएगा 903। दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि कुल संख्या पूछा है, तो ये हो गया 1723। तो ये लास्ट वाला टेबल है और यहाँ पर भी उसी तरह जनवरी 2017 से लेकर के जून 2017 तक ए और बी में आने वाले ग्राहकों की संख्या 1000 में दर्शाई गई है। वहाँ पे दो दुकानें मान सकते हैं, भवन ए भवन बी या फिर दुकान ए दुकान बी। अब इसी पर रिलेट करके क्वेश्चन दिया गया है। भवन बी में मार्च से अप्रैल तक आने वाले ग्राहकों की संख्या परसेंटेज परिवर्तन क्या है। मार्च से अप्रैल बी में, मार्च में कितने है 20, अप्रैल में कितने है 28, कितने अधिक है 8, 20 क्या होगा क्योंकि हम 20 को पहले लिए थे मुड़े 100, तो ये 5 हो गया और ये हो गया 40%। दिए गए महीनों के लिए दोनों भवनों में ग्राहकों की संख्या के मध्य अधिकतम अंतर कब है। अधिकतम अंतर कितना है, तो देखना पड़ेगा कि अधिकतम अंतर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है। तो कितना है 6 हो जाएगा। अप्रैल के महीने में दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या क्या है। दोनों भवनों में ग्राहकों की कुल संख्या अप्रैल में, ये है अप्रैल, 25 और 28 को जोड़ लीजिए हो जाएगा 53 आपका उत्तर हो गया। फरवरी से मई तक भवन बी के ग्राहकों का औसत कितना है। फरवरी से लेकर मई तक इन चारों को जोड़ करके और 4 से भाग दे देना है। तो अगर आप देखेंगे तो चारों में 20-20 है, यहाँ पे 4 अधिक है, यहाँ पे 8 अधिक है, 12 हो गया। 12 में देंगे तो 12 में अगर आप 4 से देंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 20 और 3 23 होगा आपका उत्तर। चाहे तो आप चारों को जोड़ करके और 4 से भाग देके देख लीजिए, आपका उत्तर 23 ही होगा। यह है 100 नंबर का क्वेश्चन कि जनवरी से जून तक ए में औसत निकालना है। इन सबको जोड़ करके और 3 से भाग देना होगा, यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि केवल आपको तरीका सीखना है कि आपको क्या तरीका है, कैसा क्वेश्चन आएगा। हमने आपको बताया था कि हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, तो उसको देख लेते हैं। ये इंग्लिश वाले ही क्वेश्चन थे। और देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना इधर इस साइड में, ये तो हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है क्योंकि हमको पता है कि मैक्सिमम लोग हिंदी वाले हैं, तो इसको हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। परीक्षा में आपको केवल यही दिखेगा, ठीक है। ये एक पैराग्राफ होगा और इसको पढ़ करके 4 से 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना होगा। यहाँ पे एक टेस्ट क्रिकेट का वर्णन किया गया है। जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तो वहाँ पे एक सिचुएशन को बताया गया है कि भारत की दूसरी पारी में एक ऐसा पल आया था जब इंग्लैंड ने एलबीडब्ल्यू के फैसले की समीक्षा की और स्कोर था 3 विकेट पर 62। भारत के जो बल्लेबाज थे वो यहाँ पे थे विराट कोहली अच्छे थे और गेंदबाज कौतुक सेमकुरेन थे। तो कोहली क्रीज से बाहर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक आगे उन्होंने कदम बढ़ाया, हालांकि गेंद उनकी पिछले पैर पे लगी थी और बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि वो स्टैम्प के ऊपर से निकल गई होगी। एक और बल्लेबाज के खिलाफ अंग्रेजी कप्तान ने नॉट आउट के फैसले को पारित होने दिया, लेकिन यह दूसरा बल्लेबाज नहीं था। एक कमेंटेटर बड़बड़ाया, यह कोहली की समीक्षा थी। कोहली मतलब वो उसी का है और इसी पर रिलेट करके 4 क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं, खुद पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, हाई क्वालिटी में वीडियो अपलोड है। हिंदी वाले हैं तो आप इसको पढ़ के देख पाएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंट्रल ओपिनियन इन द गिवन पैसेज। पैसेज में मुख्य रूप से क्या बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे सेंट्रल ओपिनियन ये है कि जो विराट कोहली का कॉन्फिडेंस था किसी डर के कारण फेल नहीं होने वाला था। विराट कोहली इज द सुप्रीमली कॉन्फिडेंट एंड डज नॉट हैव एनी फियर ऑफ फेलर, मतलब कि उनको हारने का कोई डर नहीं था विराट कोहली को।
फिल द ब्लैंक, यहाँ पे द मिनिस्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे इसको भरना है, क्या भरा जाएगा? किसी के प्रति उत्तरदायी होना, तो यहाँ पे टू होता है, ठीक है, यहाँ पे टू भरा जाएगा। सी एडवाइज दैट आई, क्या भरा जाएगा बताइए इनमें से? देखिए सेट करने में गड़बड़ी है, इसका मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे शुड का प्रयोग होगा, क्योंकि शुड का प्रयोग सलाह या फिर इच्छा प्रकट करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे सी एडवाइज दैट आई शुड, तो यहाँ पे शुड होगा। ही सेड कविता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, द अबव सेंटेंस इज द रिपोर्टेड स्पीच विल बी, रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस क्या होगा? तो ये होगा कि ही आस्क्ड कविता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, उसने कविता से पूछा कि अगली ट्रेन कब है। यह है कि यहाँ पे आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट सजेशन सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस एक्टिव पैसिव वॉइस, मतलब जो ये सेंटेंस है इसको अच्छे तरीके से कौन बता रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से, यही बताना है। पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या होगा? 20 लेसन हैज बीन फिनिश्ड, द स्ट्रिकिंग स्टूडेंट वेयर थ्रोइंग स्टोन, द मर्डर्ड हाइड द नाइफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन बी वाला, क्योंकि यहाँ पे है बीन है और ये पैसिव वॉइस में बनाना था, इसीलिए ये सही होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कवर कर दिया है। आपने कितना सही किया सबसे पहले आप ये कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।